तो ये जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर जब खत्म हुई तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने फ्रांस से लेटर आया, किसको? ड्यूप्लेक्स को। ये कौन था? फ्रांस का कमांडर था इंडिया में। फ्रांस के गवर्नमेंट से ड्यूप्लेक्स को लेटर आया कि आप फ्रांस को वापस आ जाएं, इंडिया छोड़कर फ्रांस वापस आ जाए। इस वजह से ये जंग का खात्मा हुआ, ये जंग यहीं पर रुक गई। अब इसके रिजल्ट्स क्या बने? इसके रिजल्ट्स ये बने, द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच वाज रिड्यूस्ड इन आरकोट। आरकोट जो है फ्रेंच के कब्जे से निकल गया, ठीक है, फ्रेंच के कंट्रोल से आरकोट निकल गया और ब्रिटिश के कब्जे में आ गया। इंग्लिश प्रोक्यूर्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस एंड मेंटेन आर्मी। और ब्रिटिश जो है एक और मर्तबा जहां जहां भी फ्रेंच के कब्जा था वहां पर अपना कब्जा जमा कर वहां से टैक्स कलेक्ट करने का जो राइट है वो इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड कार्नेटिक वॉर। बच्चों, थर्ड कार्नेटिक वॉर क्यों शुरू हुआ? उसकी वजह ये बनी कि यूरोप में, ऑस्ट्रिया में, यूरोप में जो ब्रिटिश और फ्रेंच दो लोग तिजारत और हुकूमत कर रहे थे, वो दो टीम्स के दरमियान, वो दो अलग अलग कंट्रीज के पीपल के दरमियान 7 साल की लंबी जंग शुरू हुई। इन यूरोप वार ऑफ 7 years स्टार्टेड बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। अब जो ही यूरोप के अंदर ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान जंग शुरू हुई, उसके वजह से इंडिया में ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान जंग शुरू हुई। इंडिया में ब्रिटिश के बोलने वाले कि आपके लोग हमारे साथ जंग क्यों लड़ रहे हैं आखिर यूरोप में। फ्रेंच बोलने वाले हम नहीं लड़ रहे, आप लोग हम पे हमला करके जबरदस्ती करके हमारे साथ जंग लड़ रहे हैं। इस बात से बहस शुरू होकर इंडिया में ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान जंग शुरू हुई। कहाँ शुरू हुई? वैंडी वॉश में, पौंडीचेरी के करीब, ठीक है, वैंडी वॉश। इस जंग में जो है ब्रिटिश के जो कमांडर थे वो आयरी कोटे थे, आयरी कोटे, EYRE, आयरी COOTE, कोटे, आयरी कोटे, ये ब्रिटिश के आर्मी के कमांडर थे। और फ्रेंच के आर्मी के कमांडर तो कौन थे? कॉम्टे डी लैली, कॉम्टे, यहाँ पे है देखिए, कॉम्टे डी लैली। इन दोनों की लीडरशिप में वैंडी वॉश के करीब ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान बहुत लंबी जंग हुई। बहुत लंबी जंग होने के बाद ब्रिटिश के पास फ्रेंच से ज्यादा ताकत भी थी, आर्मी भी थी, हथियार भी थी। इस वजह से फ्रेंच की आर्मी क्या करे, अपने आप को ब्रिटिश के हवाले कर दिए, ठीक है। अपने आप को ब्रिटिश के, हम आपसे नहीं जीत सकते, हम कमजोर हो चुके हैं, हम हार रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को आपके हवाले कर रहे हैं बोल के फ्रेंच क्या करे, अपने आप को ब्रिटिश के हवाले करने के बाद इसी दौरान यूरोप में भी ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान जंग खत्म हुई। ये था थर्ड कार्नेटिक वॉर। इससे क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि फ्रेंच की हुकूमत और फ्रेंच का कारोबार इंडिया से खत्म हो गया और ब्रिटिश सबसे बड़ी ताकतवर आर्मी बन गई पूरे ईस्ट एशिया में, ठीक है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी ताकतवर हुकूमत ब्रिटिश की बन गई, ओके। ये दो वजूहात हुए। नेक्स्ट है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस मतलब बच्चों, अब चूंकि ब्रिटिश का पावर इंडिया में बढ़ गया था और इंडिया में भी बहुत सारे बादशाह हुकूमत कर रहे थे जो कि इंडियंस थे, जैसे कि मुगल है, जैसे कि दक्कन में है, जैसे कि निजामुद्दौला हैदराबाद में, इस तरह से जैसे कि राजपूत है, जैसे कि मराठास है। तो ब्रिटिश, इन सारे लोगों पर कंट्रोल था ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश ने क्या किया, बादशाहों को लेटर भेजा, अगर तुम लोग अपने बादशाहत को बचाना चाहते हो तो हमारे बातों को, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप मानना होगा, या उस पर फॉलो करना होगा। थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या लिखे सब्सिडरी अलायंस के? ये लिखे कि रूलर्स हु एक्सेप्टेड दिस पॉलिसी हैड टू मेंटेन इंग्लिश आर्मी कंटाइनमेंट इन देयर किंगडम। अपनी हुकूमत में इंग्लिश आर्मी को जगह देना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन था अपनी हुकूमत में ब्रिटिश की आर्मी को रहने के लिए जगह होना और सपोर्ट होना ब्रिटिश की आर्मी को, ठीक है, हिफाजत होना ब्रिटिश की आर्मी की। दूसरा कंडीशन ये था कि वॉर एक्सपेंसेस शुड बी पेड इन द मॉनेटरी फॉर्म टू द ब्रिटिश। अगर किसी हुकूमत पर किसी दूसरे बादशाह ने हमला किया तो ब्रिटिश आपकी मदद करेगा, लेकिन जंग में
आप ब्रिटिश को फाइनेंशियल मदद करेंगे। ब्रिटिश को जो भी लॉस होगा, ब्रिटिश को जो भी खर्चा आएगा वो आप देंगे। कौन देंगे? अगर किसी बादशाह पर किसी दूसरे बादशाह ने हमला किया तो उस हमले से अगर बचना चाहते हो तो ब्रिटिश आपकी मदद करेगा, लेकिन सारा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या था सब्सिडियरी अलायंस का? थर्ड कंडीशन ये था कि हर बादशाह के महल में ब्रिटिश के ऑफिसर्स के लिए क्वार्टर्स होने चाहिए, ब्रिटिश के ऑफिसर्स के लिए पोस्ट होने चाहिए। हर बादशाह के महल में ब्रिटिश के ऑफिसर्स को मिनिस्टर्स या फिर कोई और बड़ा पोजीशन मिलना चाहिए। ओके। और उनके सारे अखराजात, उनके रहने के अखराजात, उनके सारे खर्चे उस हुकूमत को बर्दाश्त करने होंगे। ये था सब्सिडियरी अलायंस ब्रिटिश के तरफ से, जो कि सारे बादशाहों को पहुंचा दिया गया। अब इसके रिजल्ट्स क्या हुए? इसके रिजल्ट्स ये हुए, ह्यूज बर्डन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंसेस मेड इंडियन स्टेटस इकोनॉमिकली वीक। अब चूंकि ब्रिटिश की आर्मी बहुत बड़ी थी, उनके अखराजात बहुत बड़े थे, शौकीन लोग हुआ करते थे, खाने पीने के लोग, अच्छे अच्छे खाने होना, अच्छे अच्छे घर होना, तो इंडियन इंडियन जो बादशाह थे वो उतने रईस, उतने अमीर नहीं थे, तो उन पर खर्चा करने की वजह से इंडियन बादशाहों का खजाना कम होते जा रहा था और गुर्बत बढ़ती जा रही थी। और इससे ये हुआ कि ब्रिटिश ज्यादा से ज्यादा लैंड पर कब्जा करने लगी। क्यों कब्जा करती थी? अगर कोई बादशाह उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता तो ब्रिटिश उनके हुकूमत पर कब्जा कर लेती थी। इस वजह से बहुत से बादशाह, जो छोटे छोटे बादशाह थे, बहुत सारे बादशाह इस सब्सिडियरी अलायंस के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाने की वजह से उनकी हुकूमत पर ब्रिटिश कब्जा करती थी। इस तरह ब्रिटिश की कब्जे की जमीन ज्यादा होते जाने लगी। States which came under this policy lost their sovereignty। इस तरह के हालात सब्सिडियरी अलायंस की वजह से पैदा हुए। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट क्या हुआ? ब्रिटिश ने एक और पॉलिसी शुरू की, जिसका नाम है पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके तहत ब्रिटिश ने ऐलान किया कि अगर किसी बादशाह का बेटा नहीं है, किसी बादशाह का अगर कोई बेटा नहीं है तो वो बादशाह किसी और बच्चे को गोद लेकर अपने बाद उस गोद लिए सो बच्चे को बादशाह नहीं बना सकता। अगर किसी का बेटा नहीं है तो उसकी हुकूमत ब्रिटिश को सौंपनी होगी, उसके मरने के बाद ब्रिटिश उसके जगह पर हुकूमत करेगी। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके रिजल्ट्स क्या हुए? इसके रिजल्ट्स ये हुए, ऑन अकाउंट ऑफ दिस ट्रेजरी, इसकी वजह से अवध की बादशाहत, सतारा की बादशाहत, नागपुर की बादशाहत, झांसी की बादशाहत पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया, क्योंकि इन सारे इलाकों के बादशाहों को बेटा नहीं था, औलाद नहीं थी। तो इन सारे इलाके के बादशाह मरने के बाद ब्रिटिश का उनका उस इलाके पर कब्जा हुआ। बाय द टाइम लॉर्ड डेलहौसी रिटर्न टू इंग्लैंड, 2/3 ऑफ इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश। जब लॉर्ड डेलहौसी, जो कि ब्रिटिश का गवर्नर जनरल था इंडिया में, जब वो इंग्लैंड वापस गया, उस वक्त तक इंडिया पर 75% इंडिया पर ब्रिटिश का कब्जा जम गया था। यानी आधे से ज्यादा इंडिया पर, इंडिया के आधे से ज्यादा इलाकों पर, इंडिया के आधे से ज्यादा जमीन पर ब्रिटिश का कब्जा जम गया था। ये सारी चीजें हुई बच्चों ब्रिटिश के हुकूमत के मजबूत होने की वजह से। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द राइज ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। यहाँ पर ये चैप्टर का एंड होता है। जितने भी इस चैप्टर के वीडियोस, 2 से 3 वीडियोस बनाए गए हैं बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज वॉच multiple times repeatedly so that you get perfect in this chapter. Thank you, one and all.